हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सब्जेक्ट्स लेने जा रहे हैं और आपके सामने है हिंदी का फर्स्ट पोएम चांदनी रात। इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तो ये कविता से वो क्या बताना चाहते हैं, तो वो ये कविता से बताना चाहते हैं प्रकृति का एक अलग रूप, नेचर का एक अलग रूप, एक अलग छटा बड़े ही सुंदर वर्णन के साथ वो यहाँ पे बताते हैं। एक मनोहारी अट्रैक्टिव वर्णन यहाँ पे वो करना चाहते हैं चांदनी रात का। तो हम देखेंगे ये कविता को ठीक से और समझ भी लेंगे। चलो पहले हम रीड करेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसके उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन पर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो पंचवटी से ली गई ये कविता है चांदनी रात, और हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं चांदनी रात को। तो आपके सामने पहला स्टांजा है। चलो पहली पंक्तियाँ देखते हैं। चारू चांद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको मीनिंग उसका पता नहीं होगा, तो आप वो नोट करके रखिए आपके बुक में। चारू यानी सुंदर, चंद्र की चंचल, चंचल न रुकने वाली, खेल रही है जल थल में, थल यानी भूमि। तो देखो क्या बोला है दो पहले पंक्तियों में, सुंदर चंद्र है और उसकी चंचल किरणें हैं, न रुकने वाली, एक जगह पे न रुकने वाली उसकी किरणें हैं। वो जल में भी पड़ी हुई है और भूमि पे भी पड़ी हुई है, और वो खेल रही है, कभी दिखाई दे रही है कभी नहीं दिखाई दे रही है। और इसका ही वर्णन वो कवि जो है यहाँ पे करता है कि वो इधर उधर खेल रही है ऐसा लग रहा है। तो सुंदर चंद्र की किरणें जो है चंचल सी है, कहीं रुकती नहीं है, और वो कभी दिखाई दे रही है कभी नहीं दिखाई दे रही है। जल पे कभी दिखाई दे रहा है कभी भूमि पे भी दिखाई दे रही है। तो ये ऐसे लग रहा है कि वो खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और ये ऐसी स्वच्छ चांदनी है, चांदनी रात की ये जो लाइट है, चांदनी है, वो बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी और अंबर यानी आकाश। तो आकाश और धरती, इनके बीच में हमें वो दिखाई देती है। पुलक प्रकट करती है धरती हरी तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी खुशी से प्रकट करती है धरती, धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। कैसे? हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण, तृण यानी घास होगा, गवत बोलते हैं उसे, घास। जो घास है वो हरा भरा है, और उसकी जो नोक है, टोक, नोक जो ऊपरी हिस्सा होता है घास का, वो टोक, वो नोकों से
वो हरित घास जो है इधर उधर हिल रही है और अपनी खुशी दिखा रही है। ये खुशी किसकी है? धरती की है। ये धरती अपनी खुशी हरित तृणों से, हरित घास की नोकों से बयां कर रही है, दिखा रही है। मानो झूम रहे हैं तरुबी, और वो पवन की झोंकों के साथ वो तरुबी, तरु यानी वृक्ष, पेड़, वो पेड़ भी झूम रहे हैं, हिल रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं मंद पवन की झोंकों से। पवन यानी हवा, मंद हवा आ रही है और उसकी झोंकों की वजह से वृक्ष भी हिल रहे हैं, पेड़ भी हिल रहे हैं और घास भी हिल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि धरती अपनी खुशी बता रही है, प्रकट कर रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कोण दिशा। स्वच्छ चांदनी है, निशा भी निस्तब्ध है, शांत निशा है। निशा यानी रात, शांत ऐसी रात है। स्वच्छंद सुमंद गंध, और हवा अपने साथ गंध जो है लेके यहाँ से वहाँ वो बह रही है, जा रही है। अगर ऐसा है, चांदनी भी स्वच्छ है, रात भी शांत है और हवा अपने साथ गंध यहाँ से वहाँ सब जगह लेके जा रही है, और ऐसे स्थिति में कौन सी दिशा आनंदित नहीं रहेगी? निरानंद, आनंदित ना होना। तो ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंदित नहीं है? तो यहाँ पे सवाल पूछा है, बट सवाल का जवाब यही है कि सब दिशाएं आनंदित ही है। बट कवि ऐसे पूछ रहे हैं कि कौन सी दिशा आनंदित नहीं होगी अगर ऐसा सब मिल रहा है। चांदनी भी स्वच्छ है, रात भी शांत है और हवा भी यहाँ से वहाँ अपना गंध फैला रही है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी दिशा आनंदित रहेगी ही, ऐसे बताना चाहते हैं। बट पूछ रहे हमसे, क्वेश्चन है, प्रश्न है, बोलते कौन सी दिशा आनंदित नहीं रहेगी? सब यहाँ पे आनंदित ही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो नियति के, नियति यानी है सृष्टि, ये नेचर, नेचर का कार्य बंद नहीं हो रहा है, चल रहा है, गतिविधि वैसे के वैसे चालू है। ये सृष्टि को, ये नियति को, ये नेचर को उन्होंने नटी कहा है। नटी जैसे नर्तिका, डांसर हम बोल सकते हैं या फिर एक्टर बोल सकते हैं। ऐसे ये नियति अपना एक्ट दिखा रही है, अपनी एक कौशल्य हमें अपना दिखा रही है, उसका कार्य वैसे ही चालू है, वो रुकी नहीं है। पर जो कार्य चालू है नियति का, वो कितना शांत और स्वरूप से चालू है, एकांत है, शांति से काम चालू है, चुपचाप काम चालू है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, धीरे धीरे सब कार्य चालू है, सृष्टि रुकी नहीं है। चांदनी रात है फिर भी कोई रुका हुआ नहीं है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ऐसे कवि यहाँ पे वर्णन करता है। आगे देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो कितनी अच्छी पंक्तियां यहाँ पे बताई है, कितना अच्छा वर्णन किया है। मोती, मोती किसे कहा है आप देख सकते हो। मोती रात को आपको कौन से मोती दिखाई देंगे? वसुंधरा यानी धरती, पृथ्वी, पृथ्वी पर आपको कौन से मोती रात को दिखाई देंगे? तारे, चांदनी, बराबर। ये चांदनी, तारे जो है आकाश में दिखाई देते हैं, वही हमारे लिए मोती है, और वसुंधरा से ये हमें दिखाई देते हैं। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, मतलब रात आने पर हमें मोती दिखाई देते हैं, बट जैसे ही सुबह होती है, सूरज उगता है, वो सब अपने साथ लेके जाता है। ऐसा वर्णन किया है। इसका मतलब क्या? सूरज जब उगता है तभी सब वो तारे जो है, चांदनी जो है, वो चली जाती है। तो इसे कहा है, वर्णन किया है कि वो बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। सो देखो अगेन, ही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर।
सब सब सो जाते हैं, तभी हमें वसुंधरा पे, धरती पे वो सब मोती दिखाई देते हैं। बट जैसे ही सुबह होती है, सूरज जैसे ही उगता है, वो सब अपने साथ लेके जाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो देखो, और जैसे ही सूरज आता है, सुबह होती है, वैसे भी वो अपना कार्य करना चालू करता है, दिन भर कार्य करता है, और जैसे ही शाम होती है वो अपना कार्य रोक के चला जाता है। तो उसका कार्य तो पूरा हो गया दिन भर का, और वो शाम को निकल जाता है। बट वो उसे विराम मिलता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। सूरज ढलता है यानी सूरज को विराम मिलता है, उसे आराम मिलता है। और ये आराम देने वाली कौन है उसे? संध्या। संध्या यानी शाम, यानी इवनिंग। जो इवनिंग आती है, संध्या है, वही उसे आराम देती है, और सूरज फिर अपना काम पूरा करके निकल जाता है। तो ये जो संध्या है, जो इवनिंग है, ये आती है और सूरज को आराम दे जाती है। शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। जैसे शाम होगी, जैसे रात होगी, और वापिस आपको उसका नया रूप दिखाई देगा, जो पूरे दिन में नहीं दिखाई देगा। और रात में आपको एक नया रूप छलकता दिखाई देगा। वो चांद, वो चांदनी रात, वो सब उसका प्रकाश जो है, चांदनी प्रकाश जो है, चांद का प्रकाश, वो आपको सब इस तरह से दिखाई देगा कि एक नया रूप लगेगा आपको। तो ये शून्य शाम भी है, जो उसका नया रूप झलकाना चालू करती है, दिखाना चालू करती है। आगे देखेंगे, लास्ट 2 स्टांजास बचे हुए हैं, कॉन्सेंट्रेट करो स्टूडेंट्स। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी, तो पंचवटी क्या है? तो पहले जो पेड़ होते थे, बनियान ट्री, आपने सुना होगा बनियान ट्री, वड़ाचे झाड़। सो जब ये 5 ऐसे ट्री आएंगे, बनियान ट्री, वड़ाचे झाड़, तो उसे पंचवटी बोला जाता था। उसकी छाया में एक सुंदर सी कुटीर यानी झोपड़ी बनी है। जो 5 वड है, और वड के पेड़ है, और उनकी छाया में सुंदर सी झोपड़ी बनी हुई है। उसके सम्मुख, वो झोपड़ी के सम्मुख मतलब अपोजिट, स्वच्छ शिला है। शिला यानी पत्थर, स्वच्छ पत्थर है। झोपड़ी के सामने स्वच्छ पत्थर है, उस पे कौन है? धीर वीर निर्भीक मणा, निर्भीक ना डरने वाला, ना डरने वाला एक वीर पुरुष है वहां पे। सो देखो क्या बोला है, 5 वड़ों की छाया में सुंदर ऐसी झोपड़ी बनी हुई है, और वो झोपड़ी के सामने स्वच्छ शिला है। वो शिला पर बैठा हुआ न डरने वाला एक वीर पुरुष है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन पर सोता है। ये कौन धनुर? धनुर मतलब धनुर्धारी, धनुष्यबाण रखने वाला धनुर्धारी जो योद्धा है, वो योद्धा कौन है? जो जाग रहा है, जबकि बाकी भुवन यानी पूरा संसार सो रहा है। तो ये कौन धनुर्धर है, वो कौन योद्धा है जो अब तक जाग रहा है? कवि ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो ये कुसुमायुध योगी लग रहा है, जो बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत यानी दिखाई देना, दृष्टिगत यानी दिखाई देना। कुसुमायुध यानी कामदेव, कुसुमायुध का मीनिंग होता है कामदेव। तो ये योगी सा लगने वाला जो कामदेव है, ऐसा वो दृष्टि से दिखाई दे रहा है, दृष्टिगत होता है। ऐसे यहाँ पे ये कविता जो है पूरी होती है। सो आपको ये कविता समझ में आई या नहीं मुझे बताओ ज़रूर। कविता से अच्छा पूरे नेचर का वर्णन किया हुआ है सुंदर ऐसे शब्दों में। आई होप
कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चांदनी रात। भी आज के लिए इतना ही, हम बाकी देखेंगे नए वीडियो में।